कभी एज अ करियर के अंदर में इन्वेस्टर सुना है? Rachit Podar is a second-gen entrepreneur and co-founder of Ivy Growth Associates with 65 plus startup investments. तो जब मैं पहली बार तुझसे मिला था ना, यू आर लाइक हाउ आर यू, क्या हाल है, कैसा है? राज चमानी ने लिटरली पूरे स्टेज पे मेरा वो कॉपी किया है कि मैं एग्जैक्टली कैसे लोगों को ग्रीट करता हूँ। Yo, Raj, yaar, so good to see you, man. So good. जिस तरीके से आप दुनिया भर में घूमे हो, पहले आप ऐसे नहीं थे। मैं बचपन से ही बाहर रहा हूँ एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। मैं ऑलमोस्ट 7 साल मैंने बोर्डिंग स्कूल में बिताया इन बैंगलोर। स्टार्टअप की वर्ल्ड जो लास्ट 10 साल के अंदर में बहुत अलग लेवल पे जा चुका है। पहले स्टार्टअप इतने दिख नहीं रहे हैं। Hence, I think Modi ji coined the term की Startup India, and that is why he brought Startup India to play, and now everybody wants to do a startup. तुम भी शार्क टैंक का एक हिस्सा बनने वाले हो। हर एक इन्वेस्टर का आई थिंक एक सपना होता है। शार्क टैंक जो है इट्स रियलिटी शो, तो क्या ये एक मार्केटिंग गिमिक है? आपने इंजीनियर सुना होगा, डॉक्टर सुना होगा, आपने माँ बाप को कहा होगा कि कुछ बड़ा काम कर ले, किसी जगह कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर ले या छोटा मोटा बिजनेस ही कर ले, लेकिन कभी एज अ करियर के अंदर में इन्वेस्टर सुना है? इन्वेस्टर को करियर बनाया गया। ऐसे एक इंसान हमारे पास में है जिसने बहुत कम उम्र के अंदर में अपने आप को इन्वेस्टर तरीके से प्लेस किया है और सूरत ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर में धूम मचा के रखी हुई है। मेरे साथ है रचित पोदार। कैसा है भाई? Thank you, Manish bhai, for having me. It's an absolute pleasure to be with you and come on your podcast and share my thoughts and my journey about the whole startup ecosystem, what I've been doing over the past 5 years. Really looking forward to this conversation. वाह, मेरे को पहले एक बात बता यार, ये एनर्जी लाता कहाँ से है? मतलब when I see you, पहली बार जब मैं आपसे मिला था ना, और मैं तुम पे आ जाता हूँ क्योंकि मुझे आप नहीं पा रहा तेरे साथ। प्लीज यार, मैं छोटा भाई हूँ आपका यार। मेरे को आप तेरे साथ वो आप नहीं पा रहा है। तो जब मैं पहली बार तुझसे मिला था ना, यू आर लाइक हाउ आर यू, क्या हाल है, कैसा है, एंड इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, यू आर एवरी टाइम विद एवरीबॉडी लाइक दिस। तो ये एनर्जी थ्रू आउट हर बार कहाँ से लाते हो भाई? आई थिंक फॉर मी यार, मेरी सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी जो मुझे लगती है ना, इज द पीपल अराउंड मी। एंड स्पेशली लिविंग इन अ सिटी लाइक सूरत, जहाँ पे सब दुनिया भर का हसल चल रहा है। एवरीबडी इज एन एंटरप्रेन्योर हियर, सब कुछ ना कुछ धंधे में लगे हुए हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं। मतलब एवरी टाइम आई मीट अ न्यू पर्सन एंड स्पेशली इन द इंडस्ट्री दैट आई एम इन, मेरे को हर रोज मैं एक नए बंदे से मिलता हूँ। There's not a single day when I don't meet a new person. And when I meet a new person, there's a new thought, new idea coming up. तो एक नई एनर्जी आती है, एक नया विजन आता है, and every day you're just getting more and more energy from different people. So I think that's been the biggest source of my energy. और your style is unique. भाई मैंने जब मेरे दोस्तों को बताया था कि आई एम गोइंग टू हैव विद रचित पोदार, वन ऑफ देम नोज यू वेरी वेल, तो यार वो आएगा ऐसे हाय करेगा, ये करेगा, वो करेगा, एंड लवली मतलब बंदा, मतलब आते ही रूम जो है ना एकदम खुशमिजाज हो जाएगा। एंड आई सेड यस, ही इज लाइक दैट। वो है ही इस तरीके से। और राज चमानी ने मेरा काफी स्टेज पे ही एक्चुअली, राज चमानी जब अपने इवेंट पे आए थे लास्ट ईयर व्हेन वी डिड द 21/72 स्टार्टअप समिट, तो उस टाइम राज चमानी ने लिटरली पूरे स्टेज पे मेरा वो कॉपी किया है कि मैं एग्जैक्टली कैसे लोगों को ग्रीट करता हूँ, which became viral eventually. हाँ, तो if Raj Samani is imitating someone, तो फिर आपको तो मतलब वायरल होना ही चाहिए था। And if he is imitating you, that means there is something there. I think it's just the energy that I get from people. Exactly. मेरे को सबसे पहले ये बता, लोग पहले पैसे कमाते हैं, नौकरी करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बिजनेस करेंगे, किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद में वो जो पैसा, धन, दौलत इकट्ठा करेंगे, उसके बाद वो इन्वेस्टर बनेंगे, उसके बाद वो पैसों से पैसा बनाएंगे। तो उल्टा है यार। इनफैक्ट मनीष भैया, मैं इसमें बताऊं ना आपको, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स that I talk to today, or because we've developed network with almost over 500 investors, जिसमें से 100 से ज्यादा वेंचर कैपिटल फंड्स है हमारे पास, 400 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स है, जितने की मैं अगर एवरेज एज निकालूं, they're all 35, 40, 45, 50 year old। ठीक है, तो मैं हूं अभी करंटली, आई एम इनफैक्ट आई जस्ट टर्न 29, and when I started my angel investing journey, that was way back in 24. मैं जस्ट लंदन से पढ़ के वापस आया था, लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो in that sense I am lucky because मेरे को I didn't have to go through all the years of journey, because मैं एक second generation, एक फैमिली बिजनेस फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे मेरे पापा है जो टेक्सटाइल कंपनी चलाते हैं 25-30 साल से। he's been running in the business, he's one of the leaders in the textile industry. तो जब मैं सूरत वापस आया तो उनका एक विजन था, रचित, कि तुझको कुछ अलग करना है। मैं आज पूरी जिंदगी तू बाहर पड़ा है, इतना नेटवर्क बनाया है तूने, तो
क्यों एक टेक्सटाइल्स तो ये हमेशा रहेगा ही, उसके अलावा तू क्या नया कर सकता है? तो ड्यूरिंग द पैंडेमिक फिर मैं कंपनी से जब अलग अलग कंपनी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब जाके मेरे को ये ओवरऑल वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज मिला. तब देन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज एन एंजल इन्वेस्टर. बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट कि हाउ डिड आई एक्चुअली मेक माय करियर आउट ऑफ दिस इन्वेस्टिंग जर्नी, बिकॉज टिपिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैक्रो लेवल पे दो टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं. एक होता है एंजल इन्वेस्टर जो अपना खुद का पैसा लगाता है, एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट जो दूसरों के पैसे अपने बुक्स पे लेता है और वो अपने अलग अलग स्टार्टअप्स में डिप्लॉय करता है. तो मेरे को, फॉर मी, आई हैड टू माइग्रेट फ्रॉम एन एंजल इन्वेस्टर टू वेंचर कैपिटलिस्ट बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू फुल टाइम. अब मेरे को फुल टाइम इसमें क्यों घुसना था? बिकॉज आई सॉ वेरी लार्ज विजन. मतलब आज अगर मैं देखता हूं इंडिया में कम से कम भी 1000 वेंचर कैपिटल फंड्स है. एक एक वेंचर कैपिटल का फंड मिनिमम साइज स्टार्ट फ्रॉम 100 करोड़ रुपए से लेके गोज ऑल द वे टू 15,000 करोड़ टू 20,000 करोड़. तो आई क्लियरली सॉ कि यार देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल हियर. बिकॉज मेरे आजू बाजू के पीयर्स जो है, मैं इतने सारे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो कोई बोल रहा है यार मेरा $100 मिलियन का फंड है, कोई बोल रहा है मेरा $200 मिलियन का फंड है. तो आई सेड यार अगर हम, मतलब आप लोग, इफ पीपल आर डूइंग इट देन व्हाई कांट वी डू इट? it does not cost anything to dream big. तो तब that day we saw vision कि यार हम लोग एक 1000 करोड़ का फंड लॉन्च करेंगे. Obviously we still, it's a long way for us, but this is the potential that the industry has. There are only 1,000 players, but they control billions of dollars in funding. पर फिर भी यार इस उम्र के अंदर में कभी भी ये सोच आती नहीं कि मैं इन्वेस्टर बनूंगा. मैं पहले एक्सपीरियंस लूंगा, मैं एक जर्नी से जाऊंगा जिससे मैं मैच्योरिटी आएगी, उस एक्सपीरियंस के माध्यम से मुझे इन आउट्स पता चलेंगे बिजनेस के, और फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा, अपने पैसों को इन्वेस्ट करूंगा, अपने नाम का पहले जायदाद बनाऊंगा, कुछ दुकानें खरीदूंगा, कुछ गाड़ियां खरीदूंगा, और फिर मैं उस पैसों से इन्वेस्ट करूंगा. यू आर इनटू अ रिवर्स प्रोसेस, राइट? और वो रिवर्स प्रोसेस के लिए वो एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी की रिक्वायरमेंट रहती है. हाँ, राइट, ट्रू. तो आपके सामने जो लोग हैं वो 40 प्लस, दे विल हैव बीन सीईओज ऑफ कंपनीज, जिन्होंने हजारों लोगों को हैंडल किया हुआ है. आपकी एक जबान से पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं. उनके सामने स्टैंड करना क्या डिफिकल्टीज रहती है यार? I think honestly, I would say I've been very blessed because मैं पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेता था. तो इन ओवरऑल मेरा नॉलेज टुवर्ड्स वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम या द होल ऑफ फाइनेंस इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम काफी हाई रहा है, क्योंकि मैंने इतने सारे कोर्सेज अलग अलग से, मैं इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका हूँ. मतलब आई थिंक आई हैव ट्रैवल्ड टू ऑलमोस्ट 32 कंट्रीज नाउ टिल डेट. वर्ल्ड के जितने बिगेस्ट कॉन्फ्रेंसेज में मैं जा चुका हूँ. इनफैक्ट व्हेन आई इंटरेक्ट विद सम ऑफ द बिगेस्ट वीसीज जो 40-45 ईयर ओल्ड के, वो बोलते हैं भाई हमको तो लगता ही नहीं तू 25-26 साल का. यू आस्क अस क्वेश्चंस लाइक यू आर 40 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड. सो वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? सो सम थिंग्स जस्ट कम नेचुरली टू यू, and this was like an industry which came naturally to me. तो मेरा when I got into this industry, मैं धीरे धीरे इवॉल्व होता गया. मतलब मैं इनफैक्ट राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मुझे पूरा एंड टू एंड वेंचर कैपिटल या पूरा डील मेकिंग का प्रोसेस पता था. जिसमें ड्यू डिलिजेंस होता है. ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या होता है? फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है, लीगल ड्यू डिलिजेंस होता है, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का क्या रोल होता है. तो वो सारी चीजें मेरे को ऑलरेडी पता थी. तो फॉर मी इट वाज वेरी इजी टू ग्रास्प एंड पिक अप ऑन. और फिर जब आप उन लोगों के सामने रहते हो तो आजू बाजू को लोग देखते हो कि वो कैसे सवाल पूछते हैं, तो यू कम टू नो कि दिस लेवल ऑफ मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड. तो आप वो धीमे धीमे अपने आप तक ले आते हो, एंड दैट वर्क्स. क्योंकि जिस संगत में learning has been a key for me. मतलब मैं बहुत ज्यादा I take a lot of interest in learning new things, and my core, अगर मैं आपको बोलूं, मेरा core of whatever I am today or doing today has been my network. मतलब क्योंकि मैं आपको जैसे बोला कि I've traveled the world, right from Portugal Web Summit to GITEX in Dubai to India के जितने बड़े conferences होते हैं बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में, तो सब जगह जाता हूं मैं, और मेरा network has become my core. और जब मैं वो रिलेशनशिप ही अल्टीमेटली, बिकॉज दिस वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम या इन्वेस्टमेंट्स जो पूरा एक इंडस्ट्री है, वो पूरा रिलेशनशिप पे ही चल रहा है. 100%, बिकॉज मिलियंस ऑफ मनी कम्स अप, तो ट्रस्ट तो पहले ही लगेगा. जब मुझे एक मन में एक बात आई है, जब आप इतने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में गए और अलग अलग देशों में गए, एक सवाल आपने कुछ ऐसा पूछा हो जिससे सामने वाले पे छाप छोड़ी और आज भी आपकी होंगे यार ये मैंने किल किया इस सवाल से या इस रिलेशन से, वो एक बंदे से कोई सवाल याद है आपको? बिकॉज यंग बंदा है, वो नई नई चीजें निकल के आती है तो मेमोरी बन जाती है. एक मेमोरी जो मेरे, बिकॉज देयर वाज अ वेंचर कैपिटलिस्ट हु इज अ बिग वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है, और इंडिया से ही है वो. हाँ. मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था और मैंने उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि जैसे मेरे को सब कुछ पता था अबाउट द होल वेंचर कैपिटल फंड कैसे काम करता है. और तब तो मैं बहुत यंग था. आई थिंक आई वाज जस्ट 25 इयर्स ओल्ड. आई वाज जस्ट
picking up my career. हाँ. तो I think वो जो उनका कमेंट था कि यार रचित, you know, that left a mark on me. You know, I can do anything. कि मैं शायद 25, वो एक वाटर ब्रिज वेंचर्स करके एक फंड है, ओके, तो उनके जो फाउंडर है मनीष खेत्रपाल, आई रियली लुक अप टू हिम बिकॉज वो भी एक यू नो उनने इंडियन होम ग्रोन फंड जो इतना प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था वेंचर कैपिटल में, उनने एक बहुत बड़ा एक फंड डेवलप किया है. तो आई रियली लुक अप टू हिम एज अ मेंटोर. क्या बात है. जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप दुनिया भर में घूमे हो, पहले आप ऐसे नहीं थे. You were not like this. I mean, मैं बचपन से ही बाहर रहा हूँ एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. मैं ऑलमोस्ट 7 साल मैंने बोर्डिंग स्कूल में बिताया इन बैंगलोर. सो मैं 4th स्टैंडर्ड में ही पापा, क्योंकि तब सूरत में इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम था नहीं, वी डिडंट रियली हैव लॉट ऑफ गुड स्कूल्स. तो पापा ने बचपन में ही बोल दिया यार कि कोई अच्छी इंटरनेशनल स्कूल में जाना है तेरे को. देन इवेंचुअली मैं भी ऐसे बचपन में हाँ बोर्डिंग स्कूल में जाना है. देन इवेंचुअली एंडेड अप गोइंग टू अ बोर्डिंग स्कूल इन बैंगलोर. 4th स्टैंडर्ड में मैं उधर चले गया. 4th से 10th स्टैंडर्ड तक मैं बोर्डिंग स्कूल में था. फिर 11th 12th में सूरत आया. फिर देन मैं 4 साल बॉम्बे चले गया अपना अंडर ग्रेजुएशन के लिए. फिर मैं 3 साल लंदन चले गया. बट हाँ, विद यू नो विद द कमेंट दैट आई थिंक यू मेंशन कि मैं पहले ऐसा नहीं था. मैं पहले बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड था ऑनेस्टली. मैं पहले इतना आउटगोइंग नहीं था, इतना एक्सट्रोवर्टेड नहीं था. मैं लोगों से बात करने में थोड़ा हेजिटेट करता था. इनफैक्ट यू नो, बट वो थोड़े ट्रेड्स जो है वो पहले अलग थे. बट नाउ बिकॉज आई थिंक द बिगेस्ट टर्न अराउंड इन माई करियर आई वुड से वुड बी लंदन. मैं लंदन जाने के बाद आई थिंक ओवरऑल मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. आई ओपनड अप एज अ पर्सनालिटी. तो आई थिंक पूरा ट्रांजिशन एक क्रिएट आ गया, क्योंकि एक बच्चा जो नो डाउट आप जब हॉस्टल में जाते हो तो थोड़ा खुल जाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी यू वर इंट्रोवर्ट. हम भी रिसर्च करके आए. ऑफ कोर्स. तो हम भी कुछ रिसर्च करके आए, और आपके अंदर डर बहुत थे. हाँ. You had many fear factors inside it. मतलब आप पानी से डरते थे, आप अंधेरे से डरते थे, आप हाइट से डरते थे, और उन सब डर के अंदर से आप इंट्रोवर्ट बन गए होंगे. हाँ, मतलब ऐसे कोई एक्सट्रीम डर नहीं था. हाँ, मतलब आई मीन इट्स जस्ट नॉर्मल. मेरे को स्विमिंग अभी भी नहीं आती, बट ऑल्दो आई हैव स्टिल डन स्कूबा डाइविंग 3 times. मैंने 3 बार स्कूबा डाइविंग कर लिया. आई थिंक एनी वाटर स्पोर्ट्स दैट यू कैन पॉसिबली इमेजिन. तो वो डर से काबू कैसे पाया है? पहले मुझे वो काबू अभी भी नहीं है. वो बस करना है, कुछ अलग कर, कुछ क्रेजी करना है लाइफ में. तो अभी भी हाइट से डर लगता है. अभी भी हाइट से डर लगता है. अभी भी हाइट से डर लगता है, पर मैंने 2 बार स्काई डाइविंग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ. और अभी 3rd बार मौका मिलेगा तो फिर से करूंगा. तो फिर भी मैं अभी रिसेंटली फुकेट गया था, मैंने स्नॉर्कलिंग भी किया. मेरे को यू नो, तो इतना डर होने के बावजूद भी कैसे उस मोमेंट में आप कर पाए हो? मतलब दैट इज समथिंग. आई थिंक माय एटीट्यूड हैज ऑलवेज बीन गो गेट इट. मतलब मैं इनफैक्ट यू नो, हम लोग लास्ट 4-5 साल में वी हैव इन्वेस्टेड इन मोर देन 100 कंपनीज. इनफैक्ट आई कैन से वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यू नो इन्वेस्टिंग कंपनीज इन इंडिया एज अ अर्ली स्टेज कंपनी, यू नो. आई थिंक तो मेरा एटीट्यूड हमेशा से इज बिन एग्रेशन, सुपर एग्रेशन, गो ऑल आउट. जो करना है एकदम फुल करो, मतलब. तो आई थिंक दैट एटीट्यूड रियली हेल्प्स मी इन माय करियर, इन माय पर्सनल लाइफ. Great. Let's talk about something about your business and everything. You have career as investor, मतलब like India में investor as a career, banker as a career, और venture capitalist as a career last 2-5 साल में बने होंगे. Right. And that too when you have a background of some good experience. बाकी ये culture normally is from the western area. Right. US में तो it's been going around for years. Years. कि I'm a banker. Right. I'm a banker. I'm an a fund investor. manager. I'm a fund manager. And they work as an individual fund manager and do everything. इनका डिफरेंस पहले समझाइए आम आदमी को. अगर एक यंग लड़का देख रहा है और उसको पता चले कि इन्वेस्टर क्या होता है, बैंकर क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, इसको बहुत आराम से और साधारण भाषा में बताइए कि ये होते क्या है. तो आई थिंक सबसे पहले तो एक स्टेप बैक लूंगा मैं. सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं एक्स कंपनी का. कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी लेट्स से कंज्यूमर सेक्टर में है. लेट्स से वो लगेजेस बनाती है कंपनी. बिल्कुल. कंपनी ने स्टार्ट किया अपना ऑपरेशंस, कंपनी ने ब्रांडिंग शुरू की, मार्केटिंग शुरू की. कंपनी इवेंचुअली स्टार्टेड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन ई-कॉमर्स, लेट्स से ऑन देयर ओन वेबसाइट. इवेंचुअली दे विल रीच टू अ सर्टेन स्केल. फिर वो सर्टेन स्केल पहुंचने के बाद कंपनी को अगर हाइपर स्केल करना होगा, दे विल रिक्वायर कैपिटल for you know fueling expansion, fueling growth. So what eventually they will need to do is they will only have 2 kinds of options. Raising capital would become essential for that in order to fuel expansion. तो 2 ही तरीके से कैपिटल प्राइमरी on a macro level रेज हो सकता है. एक तो प्राइवेट कैपिटल हो गया, एक डेट हो गया. अब डेट अपने टिपिकली सबको पता है, जो बैंक उनको फाइनेंस करती है, ब्याज पे पैसा देती है. बट अर्ली स्टेज कंपनीज है क्योंकि ये यू नो, तो बैंक, और क्योंकि एसेट हैवी बिजनेसेस नहीं है,
जनरली एसेट हैवी जब बिजनेस होता है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग साथ में एक मशीन आ रही होती है, तो वो मशीन के अगेंस्ट बैंक फाइनेंस करती है, यू नो, देयर इज अ हार्ड एसेट व्हेन अ बैंक फाइनेंसेस। बट क्योंकि ये सब न्यू एज कंपनीज है, टेक एनेबल्ड कंपनीज है, डिजिटल फर्स्ट कंपनीज है, तो इनको बैंक्स जनरली फाइनेंस नहीं करती, तो देयर इज ओनली फर्स्ट ऑप्शन लेफ्ट व्हिच इज ऑफ प्राइवेट कैपिटल। तो प्राइवेट कैपिटल में देयर आर, यू नो, ऑब्वियसली डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स दैट आर आउट देयर इन द मार्केट। तो अगर उसमें अगर कैटेगरीज की बात करूं तो पहला अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर की मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल टिपिकली क्या होता है, एक कंपनी को इन्वेस्टर से कनेक्ट कराना। And that investor can be anything. That can be a institutional investor, that can be a family office, that can be an angel investor, जो मैं आप धीरे एक एक करके समझाऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल लार्जली ये हो गया, एंड दिस कुड स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 1 crore टू गोइंग thousands of crores। उनका जो स्केल होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्योंकि वो बहुत ही ब्रॉड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज अ वर्टिकल। बाद में स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स, एक होता है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर होता है जो टिपिकली बहुत अर्ली स्टेज कंपनी में अपना खुद का पैसा लगाता है, विच कुड बी स्मॉल अमाउंट्स, राइट फ्रॉम 5 लाख रुपीज टू गोइंग ऑल द वे टू 50 lakhs टू 2 crores जैसा। एंजल इन्वेस्टर बैक्स द कंपनी एज अ पार्टनर कि यार मैं आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बनूंगा और मैं आपकी कंपनी में आपके साथ काम करूंगा, जिसे हम कहते हैं साइलेंट पार्टनर। sort of silent financial partner बोल सकते हैं rather आप, not silent partner, financial partner I think would be the right term। Then you come as an angel investor के बाद अपने बोलते हैं फंड मैनेजर या वेंचर कैपिटलिस्ट जिसको बोलते हैं, वो टिपिकली फंड मैनेजर्स होते हैं। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो कैपिटल अलग अलग इन्वेस्टर से रेज करते हैं, अपने बुक्स पे लेते हैं वो कैपिटल को, और वो अपने हिसाब से कंपनीज को दिन भर इवैल्यूएट करके जो कंपनी उनको अच्छी लगती है उसमें पैसा लगाते हैं। तो मैं जो समझ पाया हूं, मैं अगर उसको सरल भाषा में कहूं तो इन्वेस्टर वो हो गया जो खुद का पैसा डाल रहा है, राइट। बैंकर वो हो गया जो खुद दूसरों का पैसा डायरेक्ट, जो बेसिकली ब्रोकर हो गया, ब्रोकर हो, लेमन में। और वेंचर कैपिटलिस्ट वो हो गया जो बहुत सारे पार्टनर्स को इकट्ठा करके एक कंपनी बनाता है, Right. और फिर उस कंपनी के माध्यम से दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। राइट। वो कंपनी में बेसिकली वो लोग कैपिटल रेज करते हैं, हाँ, जैसे एक स्टार्टअप या एक छोटे कंपनी, छोटे इकट्ठे करते हैं। हाँ, और छोटे छोटे बड़े, मतलब वो दैट कुड वेरी फ्रॉम 1 crore से लेके इवन नाउ इट स्टार्टेड लाइक फिर 2 लाख रुपए से भी शुरू हो चुका है। हाँ हाँ कि 2-2 लाख के हाँ, भी मतलब आप invest करें। आज एक एंजल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है कोई भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, तो ही कैन स्टार्ट विद एज लो एज 2 लाख रुपीस। हाँ, सो 2 लाख रुपए के 100 प्लेयर इकट्ठे किए, 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। सो एवरीबॉडी इज नॉट इन। हाँ, बट वेंचर कैपिटल फंड जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उधर वो टिकट साइज जैसे इधर 2 लाख रुपीस है, हाँ, वो एंजल फंड के लिए होता है। वेंचर कैपिटल फंड पे जब अपने बात करते हो मिनिमम टिकट साइज 1 crore रुपया होता है, तो उसको 100 पार्टनर्स 1 crore रुपए के इकट्ठा करने हैं ताकि वो बड़ा, ताकि वो 100 crore का मिनिमम कॉर्पस हो सके। अब जब ये स्टार्टअप की वर्ल्ड जो लास्ट 10 साल के अंदर में बहुत अलग लेवल पे जा चुका है, पहले स्टार्टअप्स इतने दिख नहीं रहे थे, ये क्यों आया है? क्योंकि इज देयर अ चेंज इन द इकोसिस्टम ऑफ इंडिया? क्या कुछ चेंज हुआ है, या इट्स बिकॉज ऑफ मोदी जी कमिंग अप? किस वजह से इतना स्टार्टअप दिख रहा है सबको आजकल? नहीं, आई थिंक अगर स्टार्टअप्स की पर से बात करूं ना, तो बेसिकली स्टार्टअप क्या है, एक बिजनेस ही अल्टीमेटली। अपन ने बस उसको फैंसी टर्म एक स्टार्टअप दे दिया जो लास्ट 10 साल में आया, बट एंटरप्रेन्योरशिप या नए बिजनेसेस आना हैज बीन गोइंग अराउंड फॉर इयर्स। बट बिकॉज लास्ट 10 साल में you know, Modi ji playing such a crucial role in, you know, promoting the whole startup ecosystem, और उनका objective ये था कि we need more digital first businesses, digital first, क्योंकि we need ultimately आज सबसे बड़े businesses आप इंडिया में देखेंगे जो 5-10 साल में बड़े हुए हैं, because they're all tech enabled businesses। तो he knew the importance of technology and we were way behind in technology। आज US को अगर आप देखें तो वो लोग ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी 20 साल पहले बना चुके हैं वो शायद इंडिया में अभी आ रही है। So I think the promotion of digital businesses was very important. Hence, I think Modi ji coined the term ki Startup India, and that is why he brought Startup India to play. And now everybody wants to do a startup. जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, मेरा कुछ पहले से एक था कि मैं ये कुछ सवाल पूछूं, लेकिन आपने टेक्नोलॉजी का बैकलॉग दिखाया इंडिया का। क्यों इंडिया के लोग अभी भी AI जनरेटर्स नहीं बना सके? चैट जीपीटी हम क्यों नहीं बना पाए? चाइना केम अप विद डीप सीक, हम क्यों नहीं पहुंच पाए उस तक? यार, I think honestly I would not be the right person कि हम इंडिया में ये क्यों नहीं कर पा रहे, but I think we've got the right talent, we've got amazing you know people. In fact, अगर आप US में देखेंगे तो some of the leaders in AI or you know some of the biggest tech companies are Indians. So I think but US has been dominating the way. So I think eventually we will see a transition that where India will lead the way for the world. पर इंडियंस वहां जाके लीड कर रहे हैं, और वो तरक्की इंडियन की नहीं हो रही तरक्की हमारी नहीं हो रही, तरक्की उस देश की हो रही है। तो वो यहाँ आके वो क्यों नहीं करना पा रहा? क्या अभी भी कुछ इकोसिस्टम में फ्लॉज हैं? क्या अभी भी स्ट्रक्चरल या गवर्नमेंटल पॉलिसीज में कमी है? क्या अभी भी बिजनेसेस का जो इंडियन मेंटालिटी है
वो कहीं ना कहीं फर्क रखता है इन सब नहीं, आई थिंक नाउ ये शायद पहले, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं या 5-7 साल पहले, तो शायद ये सब हो सकता है, बट नाउ आई थिंक द ईज ऑफ बिजनेस इन इंडिया या एनी अदर यू से गवर्नमेंट सपोर्ट से लेके एवरीथिंग, वी हैव द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब आज के दिन में ऐसे कोई कमी इंडिया के पास नहीं है कि वी कैन नॉट बिल्ड अनदर जायंट ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक विच वी आर डूइंग. आई थिंक इफ यू लुक एट Zomato एज एन एग्जांपल, आई थिंक वी आर ऑलरेडी अ जायंट. सो जो आपने बताया इस तरीके से, देयर आर फ्यू जायंट टेक्निक कंपनीज जो सालों से चलते आ रहे हैं और आज भी हम पे रूल करते हैं, और दे आर रूलिंग इवन द बच्चों पे भी रूल करते हैं. दैट इज लाइक सोशल मीडिया, एंड ऑल सोशल मीडिया कंपनी आर फ्रॉम आउटसाइड. चाइना ने उसका रूल निकाला कि हम उनको हमारे यहाँ नहीं हम खुद entry देंगे. के सोशल मीडिया कंपनीज बनाएंगे. हम इंडिया यूएस के ऐसा कंपनीज क्यों- बैन कर रहे हैं. इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर रही है? I think India, we've dependent heavily on these companies now. फेसबुक हो गया, यूट्यूब Yeah, हो गया. we're heavily dependent on these companies, so it's very difficult for us to, sort of reverse and, bring our own new companies. But I think one thing that I heard from Jeff Bezos, founder of Amazon, one thing that really struck me, जो वो क्या बोलता है, यूएस आप क्यों देख रहे हो, यूएस की सारी कंपनीज यूएस की क्यों है, जो जायंट्स है, बीट फेसबुक, मेटा और गूगल, क्योंकि यूएस में देयर आर सो मेनी रिस्क टेकर्स. आज यूएस में मैं कोई आइडिया चालू करता हूं ना, तो मेरे को 100 करोड़ रुपए देने वाले बहुत लोग हैं. फॉर देम 100 crores मींस 10-12 million dollars. तो उधर जेफ बेजोस बोलता है कि आज किसी को इधर बिजनेस चालू करना है ना, तो 10-20 million dollars तो यू कैन इजीली रेज कैपिटल, बिकॉज उधर उतने रिस्क टेकर्स है. उनको पता है कि ये शायद आइडिया चले नहीं चले, बट वैसे रिस्क टेकर्स है कि आपको सीधा कैपिटल इजीली एक्सेस ऑफ कैपिटल. आई थिंक आई कुड से दैट इज व्हाई यूएस इज नंबर 1, जो इंडिया में अभी भी नहीं है. इनफैक्ट 80% ऑफ द प्राइवेट कैपिटल दैट कम्स इन इंडिया इज स्टिल कमिंग फ्रॉम यूएस और अदर ग्लोबल काउंटरपार्ट्स. सिंस वहां सो आई पे थिंक इजी एक्सेस ऑफ कैपिटल इज द क्रक्स. और ये मेंटालिटी जो उनकी है, ये थॉट प्रोसेस या ये जो है, दिस कैन बी बिकॉज वहां पे कल्चर वैसा है. आई थिंक वो They बचपन go से for like कल्चर एक, हाँ वो कहते हैं ना कि दे प्ले पोकर एंड दे Right. गो ऑल इन. हाँ. सो इज दैट Yeah, I think that's purely because of the culture. कल्चर The innovation culture that they've built is phenomenal. मतलब आज सिलिकॉन वैली क्यों जाना जाता है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि सिलिकॉन वैली में इतने बड़े बड़े जायंट्स बन गए, उनको बैक करने वाले इतने सारे ऑलरेडी लोग हैं, एंड देयर मतलब वो एक कम्युनिटी है उनकी सिलिकॉन वैली में. सिलिकॉन वैली इज अबाउट द पीपल, इट्स नॉट अ प्लेस, इट्स अ पीपल वेयर पीपल ईच अदर आर बैकिंग ईच अदर. इनोवेशंस को लेके मैं इसीलिए जो इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक दिन की कहानी ऑलमोस्ट बहुत पहले सुना था, और मैं बार बार हर साल एक बार उनकी कहानी सुनता हूँ. दिस गाय, ही इज ऑल्सो इंडियन, मनोज भार्गव. उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है, बिलियंस इन चेंज, एंड ही वाज द वन पर्सन हु ब्रॉट दिस 5-hour एनर्जी ड्रिंक, जो हमारे यहाँ अभी भी नहीं आया है. इट्स अ लॉन्ग बैक स्टोरी, मोर देन 10 years old friend, एंड दैट वेंट हिट इन द कैलिफोर्निया इन दैट एरिया. और उसने ना बहुत पैसा कमाया, एंड देन ही स्टार्टेड बिकम अ इन्वेस्टर एंड ही स्टार्टेड डूइंग इट. एंड उन्होंने इंडिया के अंदर में हॉस्पिटल्स भी खोले हैं अपने गांव के अंदर में, और अभी भी वहां पे अमेरिका में अपना बिजनेसेस को एक्सपेंशन कर रहे हैं. उनकी बिलियंस ऑफ चेंज की डॉक्यूमेंट्री का एक लाइन मुझे याद है, 90% स्टार्टअप्स जो मेरे पास आते हैं ना, उनको उनका वाई नहीं पता होता है. आइदर दे गो फॉर एंटरटेनमेंट, राइट. एंड व्हाट मनोज भार्गव लुक्स इज एंटरटेनमेंट. अगर है एंड यू आर लुकिंग कि ये एंटरटेनमेंट है, तो ये गो फॉर एंटरटेनमेंट और उसको लोगों तक पहुंचाइए एंड देन इन्वेस्ट इन दैट. बट इफ दैट इनोवेशन is not for the people, if that innovation is not for the bottom level human, right, then that innovation is of no use and I should not I think हाँ, एक innovation अगर वो it cannot impact lakhs of people at least, तो how can it become a business, right? I mean, yes, then why is that innovation? मतलब क्योंकि if you see in worldwide इतने सारे patents फाइल होते हैं, इतने सारे inventions आते हैं, but वो actually commercially viable ही नहीं होता. कमर्शियली सिर्फ वो 50 लोगों के काम को ठीक करने के लिए अगर आप बना रहे हैं, तो फिर वो इनोवेशन क्या काम का. और अगर वो डाउन टू ह्यूमन सोसाइटी तक नहीं पहुंच रहा है, एंड दैट्स वेयर मनोज भार्गव की ये बिलियंस इन चेंज में साल में एक बार जरूर पूरा देखता हूँ, एंड दैट क्रिएट्स दैट डिफरेंशिएट ऑफ व्हाई दिस इकोसिस्टम शुड गो एट व्हाट लेवल. तो ये इनोवेशन की थॉट प्रोसेस इंडिया में अभी भी नहीं आई है. तो मैं इस कहानी से नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ कि तुमने बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्ट किया है, तो क्या
तुम भी शार्क टैंक का एक हिस्सा बनने वाले हो? सबका एक सपना, हर एक इन्वेस्टर का आई थिंक एक सपना होता है कि यार मैं भी एक शार्क टैंक बनूंगा, बट आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी मनीष भैया. मतलब I'll tell you, this is one of the most difficult businesses to be in. It's one of the most long term businesses to be in. So I think it's a long way for me. I think I still have another 10 years before I can actually be a part of Shark Tank. और you never know. See, I don't want to say never or too soon, but yeah. पर जो ये शार्क टैंक में होता है हाँ. कि लोग आते हैं, पिच करते हैं, जिस तरीके से वो लोग सवाल पूछते हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को से कहते हैं, देन कम्स अ स्टेटमेंट, आई एम नॉट द एक्सपर्ट सो आई एम आउट, या मुझे तुम जमे नहीं तो आउट, या मुझे तुम्हारा बिजनेस स्ट्रक्चर जमा नहीं तो आउट, एंड मेम्स बनती है उसके ऊपर में. सो दिस इज सेम थिंग यू डू? नो यार, ऑनेस्टली मतलब इनफैक्ट जो बिहाइंड द स्क्रीन भी शार्क टैंक के होता है, क्योंकि हम लोग के ऑलमोस्ट 12 से 14 कंपनियां शार्क टैंक पे जा चुकी है. सो यू नो व्हेन फाउंडर कम्स बैक टू अस लाइक अ पोर्टफोलियो कंपनी, व्हेन दे कम बैक टू अस, शेयर देयर एक्सपीरियंस विद हाउ it went with Shark Tank. So I think it's pretty much similar to what happens behind the screen, off screen, जो real industry में actually होता है, कि वो टिपिकली उधर भी प्रोसेस में तो उतना ही टाइम लगता है जितना हम लोग लगाते हैं. टिपिकली एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मिनिमम 2 से 3 महीने का प्रोसेस लगता है. जो दिखाया जाता है वो अलग है. जाता है वो एक बस रियलिटी शो की तरह है कि ऑन द स्पॉट फंडिंग हो गई, सो दैट ऑब्वियसली वी गेट टीआरपी, द शोज गेट टीआरपी. और सी अल्टीमेटली मजा तो उसी में, वो शो का स्क्रूटनी बहुत पहले हो चुकी है, बट स्क्रूटनी उससे पहले भी होती है, उसके बाद भी होती है, और जो डील अगर मान लो अनाउंस भी कर दिया उसके बाद भी ड्यू डिलिजेंस होगा, स्क्रूटनी उसके बाद भी होगी, उसके बाद अगर स्क्रूटनी फेल होगी उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट फॉल अपार्ट हो सकता है. सो यू नो स्क्रीन के बिहाइंड भी वो सब ही होता है जो रियल लाइफ में होता है, क्योंकि आज अल्टीमेटली जो भी शार्क्स बैठे हैं, दे आर आल्सो इन्वेस्टिंग देयर ओन कैपिटल. So I think they're not going to invest listening to a 10-minute pitch, right? They will obviously want to spend time with the founder. 2-4 घंटे उनके साथ बिठाएंगे, पूरा ड्यू डिलिजेंस करेंगे, उनकी पूरी टीम बकायदा पूरा लीगल पहले से सारा सब कुछ स्टडी करके बैठते हैं, पहले भी और बाद में भी. तो आई थिंक तो फिर ये शार्क टैंक जो है, इट्स रियलिटी शो, तो क्या ये एक मार्केटिंग गिमिक है? आई थिंक शार्क टैंक itself is a business. शार्क टैंक के अगर आप खुद देखें, it's probably few millions of dollars business right now. तो वो चालू एक बिजनेस की तरह है, it's a global franchisee, right? Shark Tank India is a global franchisee now. Shark Tank US, I think, which is the headquarter. तो वो I think it's a business for them which has been going around for years. तो Shark Tank, but overall Shark Tank में जो भी होता है वो रियल भी है. मतलब इनफैक्ट अगर जो ऑन द स्पॉट फंडिंग दिखा रहे हैं उसके पीछे ड्यू डिलिजेंस तो हो ही रहा है. सो कंपनीज आर स्टिल गेटिंग फंडेड. तो हमारी भी जितनी पोर्टफोलियो कंपनीज है, मेजॉरिटी ऑफ देम गॉट फंडिंग फ्रॉम शार्क्स. Be it from Ritesh Agarwal, be it from Piyush Bansal, you know, Namita Thapar या अमन गुप्ता. तो जितने भी शार्क्स है वो एक्चुअली फंडिंग तो करते हैं. It's not like a marketing gimmick. It is real. But वो जो प्रोसेस जो दिखाया जाता है वो that is not just a 10-minute, 15-minute process, but it's more like a 3-month process. जो behind the screen होता है, जो कंज्यूमर या जो पब्लिक को नहीं दिखाया जाता है. और इन्हीं के अंदर में कुछ पिचेस ऐसी आती हैं जो डाउन टू जो बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम सोशल इम्पैक्ट के लिए होता है, लेकिन उसमें बिजनेस का कोई गारंटेड नहीं है, तो दिखता नहीं है. तो शार्क टैंक का एक और ऑब्जेक्टिव अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग इनटू यू नो वेरी इन्वेस्टेबल बिजनेसेस, व्हेन आई से इन्वेस्टेबल बिजनेसेस मतलब वो कंपनी बहुत फंड लेने के लिए रेडी है. In that sense, the company is fundamentally very strong. The numbers are very strong. The founders are very strong. They come from a very strong pedigree. In the sense कि उनका experience बहुत ज़्यादा strong है, तो वो investable businesses हो गए. Second type of businesses that Shark Tank India wants to promote, जिनसे TRP भी आएगी, जिनसे government support भी मिलता है, is the grassroots level businesses. कि agriculture business में क्या हो रहा है, you know, एक farmer, एक stories भी उनको obviously they want to get out the stories also. कि आज real time India में मतलब आज अलग-अलग tier 3, tier 4 cities में क्या level की entrepreneurship हो रही है. कोई pickles का इतना बहुत बड़ा business बना सकता है, कोई tractor का एक बहुत बड़ा business बना सकता है. तो I think that promotion Shark Tank India का एक जो major objective apart from investing into businesses is also to promote social entrepreneurship. ये भी एक हो सकता है कि इसी बहाने से उनकी टीआरपी बढ़ती है, और टीआरपी तभी बढ़ेगी जब वो इंडिया को एस्पायर करेगा, और एस्पायर करने के लिए वो देखेगा तभी होगा. तो क्या इससे फर्क दिख रहा है आपको? बहुत फर्क. मतलब आई थिंक एवरीबडी इन इंडिया, मतलब एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया नाउ नोज की स्टार्टअप फंडिंग होती है, लोगों को कैपिटल मिलता है, यू नो, लोगों को अलग अलग बिजनेस टेक्निकल जार्गन्स के बारे में पता चलने लगा है. सो आई थिंक शार्क टैंक इंडिया इज रियली हैड अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया. और क्या कोरोना हैज बिकम अ ब्लिस फॉर दिस इन्वेस्टिंग पूरा इकोसिस्टम के अंदर? आई थिंक कोरोना वाज अ ब्लिस इन द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि सारे एवरीथिंग हैड टू गो डिजिटल. सो ये सारे जितनी भी प्राइवेट कैपिटल इकोसिस्टम में फंडिंग होती है वो लार्जली डिजिटल बिजनेसेस को होती है. तो आई थिंक दैट टाइम वी सॉ अ ह्यूज स्पाइक इन फंडिंग.
So I think Corona was a blessing in disguise, but obviously now I think we're still coming out of the phase. So let's see how it shapes up. मैं भी बिजनेसमैन हूँ और मैं उधार देता हूँ. मैं कपड़े का व्यापार जो है बिना उधार के चलता नहीं है. और उधार देने से पहले हम पूरी कुंडली निकालने की कोशिश करते हैं. हम सामने वाले की 4 जगह से उधार का मतलब रेफरेंस लेते हैं. जो एजेंट बीच में है उसकी गुडविल को टेस्ट करते हैं. आप किस तरीके से उधार देते हो और कैसे टेस्ट करते हो? बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टर तो उधार ही दे रहा है, पैसा ही दे रहा है. पैसे तो दे रहा है बट कहीं ना कहीं ये उधार नहीं है. आई थिंक ये दो बहुत अलग वर्ल्ड है. सो प्राइवेट कैपिटल इज बेसिकली ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स. इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स यानी इसके अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला. आप कंपनी का एक वैल्यूएशन होता है, ओवरऑल वैल्यूएशन 100% ऑफ द कंपनी. एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो उसका 100% शेयर होल्डिंग होता है कंपनी का. तो वो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में एक कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी का ग्रॉस मार्जिन क्या है, बिट्टा क्या है, कंपनी के फाउंडर्स के पीछे कौन है. तो वो सारे बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं. देयर इज नॉट वन सिंगल मेट्रिक. देयर इज मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस. एज लीडर्स इन द इंडस्ट्री से वैल्यूएशन इज ऑलवेज अबाउट आर्ट एंड साइंस कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जाते हैं तब जाके कंपनी की 100% की एक वैल्यू निकलती है. तो वो वैल्यू के अगेंस्ट आप कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हो. तो वो जब शेयर्स खरीदते हो तो उसको अपने कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स. तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में आपको कोई लोन, इट्स नॉट एन इंटरेस्ट. तो वो आप कंपनी के फ्यूचर पे बेट कर रहे हो कि आज आपने एक एक्स कंपनी की वैल्यूएशन पे शेयर खरीदा तो आज कंपनी 2 साल बाद 3 साल बाद जाके एक्स वैल्यूएशन पे पहुंचेगी. तो उस वैल्यूएशन को आपको एनकैश करना है. तो दैट इज वेयर you said you bet on the future of the company, right? Is it a betting? मैं क्या जुआ खेल रहा हूँ? No, it's not a betting. See, I think ultimately betting would be the wrong word. Betting would be if you don't know what you're doing. If you know what you're doing, then I don't think it's called betting. तो कई बार ऐसी कंपनियां निकल आई हैं जिनकी वैल्यूएशन 0 हो चुकी हैं, पैसा पूरा डूब चुका है. अगर आप आज टेक्सटाइल बिजनेस में ले लो, आप अगर रेगुलर ऑपरेशनल हैवी बिजनेस में लोगे तो भी आप भले कितने कस्टमर्स को अभी आप क्रेडिट देते होंगे फिर भी आपके नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स तो होते ही हैं, फिर भी डिफॉल्ट तो होते ही हैं पेमेंट्स के. आप अगर 100 डिजाइन बना रहे हो तो 100 डिजाइन में आपके 30 डिजाइन नहीं चलेंगे, 70 डिजाइन चलेंगे. तो आई थिंक सिमिलरली एवरी इंडस्ट्री और एवरी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हैज दिस डायनेमिक कि आप 100 चीज में अगर पैसा लगाओगे, आप अगर 100 कंपनीज में आप पैसा लगा रहे हो तो उसमें से देयर विल बी 30-40 कंपनीज व्हिच विल नॉट परफॉर्म. There'll be 30-40% companies which will do nominally well, and there'll be those 20% आपकी जो 20% कंपनी होगी which will do exceptionally well. So I think this dynamic is there across industries. मतलब आप टेक्सटाइल ले लो, डायमंड ले लो, आप पब्लिक मार्केट्स इन्वेस्टमेंट में ले लो, आप प्राइवेट मार्केट्स इन्वेस्टमेंट ले लो. This phenomena is largely the same. But with that being said, also private capital comes with a higher risk across any other industry. Risk ज्यादा है, but reward भी in the long run could be highest than any other asset class. और जो ये चीजें करने हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं, इतने सब लोग, इसके लिए बहुत सारा हैवी कैश लगता है और वो कैश बर्न करते हैं. व्हेन आई यूज्ड टू 10 साल पहले या 15 साल पहले जब Amazon आया था, फ्लिपकार्ट आया था, हाँ, there used to be like 1,000 crore, 3,000 crore, 5,000 cash burn था. और आज भी I think this company Amazon, I think Jeff Bezos openly says that हम लोग तो we were investing heavily into the future, and that's what businesses, especially tech businesses, have to do. So I think this is not just an India phenomenon कि हम cash burn कर रहे हैं, it's not a good thing. But trust me, this is a global thing. It's a globally. If there are two kinds of businesses. एक तो होता है lifestyle business. तो lifestyle business में आप वो चल रहा है तो इट्स अ स्मॉल बिजनेस इन द सेंस कि वो ऑपरेशनल सामने आपको आप बेच रहे हो, उसके सामने आपको प्रॉफिट आ रहा है. लाइफस्टाइल बिजनेसेस कुड बी गिफ्ट हैम्पर्स जैसे अपने बात करो. एग्जांपल, एक बहुत लेमन एग्जांपल दे रहा हूं मैं. एक होता है हाई स्केल बिजनेस. तो हाई स्केल बिजनेस में यू विल हैव टू बर्न कैपिटल इन ऑर्डर टू ग्रो फास्ट. आपको टेक्नोलॉजी पे हेवीली इन्वेस्ट करना है, आपको पीपल पे हेवीली इन्वेस्ट करना है, आपको मार्केटिंग पे हेवीली इन्वेस्ट करना है. तो इवेंचुअली यू विल हैव टू बर्न कैश इन ऑर्डर टू एक्चुअली ग्रो योर बिजनेस. तो आज भी 10-10 साल होने को आया है, कंपनी की वैल्यूएशन 100 गुना बढ़ चुकी है, फिर भी लॉसेस हैं. मतलब that's an internal call, Manish भैया. मतलब if you think ना, Zomato was unprofitable for I think longest time, 10-12 साल unprofitable थे. Suddenly next year, 1 year, they decided to rework on their numbers and now they're profitable. So it is purely how the company decides to take its future. पर 10-15 साल तक ये लॉसेस बेयर करता है कौन है? आखिर पैसा कहीं ना कहीं तो गायब होगा. So I think they're all heavily funded by investors. So investors जब तक investors will keep funding you until they see high growth, hyper growth.
तो आई थिंक जोमैटो का अगर केस में मैं मैक्रो लेवल पे बात करूं तो दे वर बर्निंग बट दे वर इन्वेस्टिंग इनटू द फ्यूचर व्हाइल दे वर बीइंग फ्यूल्ड बाय इन्वेस्टर्स. तो इन्वेस्टर्स वर बैकिंग देम कॉन्स्टेंटली एंड यू नो टू द ट्यून ऑफ thousands of crores. अगर किसी यंग आदमी को नया एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, एकदम मीडियम क्लास है, उसके लिए क्या कहाँ स्पेस है इस पूरी इनोवेशंस के अंदर में या इस पूरे स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर में? आई थिंक स्टार्टअप्स में क्योंकि हम लोग ने कम से कम 100 बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, 15 से 20 सेक्टर्स अलग अलग इन्वेस्ट किए हैं. आई सी एन अपॉर्चुनिटी लिटरली मनीष भैया इन एवरी सेक्टर. मतलब आज के टाइम में कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो मुझे एक आप एग्जांपल कंज्यूमर ले लीजिए. आप कंज्यूमर में इफ आई हैव टू टॉक अबाउट कंज्यूमर, अपन एक मानते एक सेक्टर कंज्यूमर के अंदर देयर आर सो मेनी सब सेक्टर्स. देयर कुड बी इलेक्ट्रॉनिक्स, देयर कुड बी स्किन केयर, देयर कुड बी हेयर केयर, देयर कुड बी यू नो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब आज के टाइम में there is literally not a single space where you cannot find an opportunity. So I think for anybody who is wanting to start a new business, आप इतने सारे इंडस्ट्रीज को स्टडी कर सकते हो. There's so much data out there. There are so many people doing already business. आप उनको देखो वो लोग क्या नया बिजनेस कर रहे हैं. Automatically I think you will land somewhere. और ऐसा उसे क्या करना चाहिए जिससे ये इन्वेस्टर्स का पैसा उसकी जेब में आ जाए? चलो मुझे ही कुछ करना हो या मेरे सामने ही बैठे हैं उन्हें कुछ करना. आई थिंक इंटरेस्टिंगली सबको ऐसा लगता है कि फंडिंग बहुत इजीली मिल जाती है, बट इफ यू थिंक अबाउट इट देयर आर ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस रजिस्टर्ड बिजनेस, 1,30,000 प्लस रजिस्टर्ड स्टार्टअप बिजनेसेस जो DPIIT का अपना नॉर्म बोलते हैं, जिसमें रजिस्टर्ड स्टार्टअप ऑफिशियली, उसमें से भी आई थिंक हार्डली 2,500-3,000 बिजनेसेस आर फंडेड. So it's percentage, single figure percentage जिनको funding actually मिलती है. So it's not as easy to get capital as we think it is, क्योंकि people, media has made it so glamorous. But I think for any business that is wanting to raise capital, focus on the fundamentals of your business. Focus on your EBITDA, your margins, your business as a. What are those fundamentals? मतलब basic किन तीन चीजों पे काम करें? First, I think sales should be your biggest. मतलब काफी businesses क्या चालू हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम बहुत ही कम सेल्स पे हैं and we want to raise X number of funding. So that I think is not a good idea. First prove your sales that आपका जो actually आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, आपकी जो सर्विस है, that's commercially viable, that thousands of people can buy that. तो उसके अगेंस्ट आपको रेवेन्यू बढ़ा दीजिए उसकी. मतलब आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टिबिलिटी अगर बढ़ती है, लोग खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन बढ़ जाता है. True. Valuation, like I said, is a byproduct of so many other factors. Valuation ऐसे कोई भी आपको ऐसे देने नहीं वाला. Investor कोई आपको ऐसे पैसा नहीं देने वाला. सेल्स के अलावा और क्या है? सेल्स के अलावा I think your margins are very important and I think your growth rate is very important. मतलब आज आप अगर stagnantly आप grow कर रहे हो तो I think no investor will fund you. So I think you need every month on month you need to grow, every year on year you need to grow. और ये ग्रो करने के लिए बेसिक क्या, मतलब अगर एक इंडस्ट्री की बात करें, कौन सी इंडस्ट्री में इस समय मुझे कूद जाना चाहिए? कौन सी इंडस्ट्री आपको लगती है इस समय? यार मतलब ऑनेस्टली मनीष भैया, इसको मैं अगर एकदम लेमन में बोलूं तो अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज जो पूरी इंडिया बात कर रही है सस्टेनेबिलिटी व्हेन आई से इज रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ भी आ सकता है. इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एज एन सोलर एनर्जी, कैन बी ऑर्गेनिक थिंग्स, कैन बी एनीथिंग अराउंड सस्टेनेबिलिटी व्हिच हेल्प्स द एनवायरनमेंट in that sense. So that is a big opportunity. तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सब इंडस्ट्रीज है. But I think people should enter into an industry where there is an ecosystem of people, there is an ecosystem of resources. आपका थोड़ा उसमें डोमेन नॉलेज हो, आपका उसमें नेटवर्क हो. अगर नहीं है तो उसमें आपको बिल्ड करना पड़ेगा. So you cannot jump into an industry instantly, right? आपको उसके अराउंड पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा. उसके अराउंड आपको हेवी रिसर्च करनी पड़ेगी. इनफैक्ट मेरे को स्टडिंग मनीष भैया, मैं 5 साल में अनबिलीवेबली मैं इतने सारे इंडस्ट्रीज पढ़ चुका हूँ, राइट फ्रॉम बायो CNG टू फार्मास्यूटिकल्स टू टेक्सटाइल्स टू डायमंड्स टू स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी. मैं इतनी सारी अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करते रहता हूँ. मैं उस दिन मैं भी एक कोई अलग इंडस्ट्री में घुसना चाहूंगा इवेंचुअली. तो मैं उस इंडस्ट्री में तभी घुसूंगा जब मेरे पास पूरा उसका इकोसिस्टम हो, मेरे पास उसका पूरा नॉलेज हो. सो आई थिंक गेनिंग दैट इन डेप्थ नॉलेज और that research, building that network, building that ecosystem of any industry is very important before you get into any industry. मतलब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट पाने से पहले मुझे अपने आप को खुद एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा. थ्रू वर्किंग हार्ड ऑन सेल्स, टू रिसर्च इनटू इट एंड एवरीथिंग. मतलब मुझे अपनी कंपनी पहले खुद खड़ी करनी पड़ेगी. एकदम. सो दैट इज योर लुकिंग. एब्सोल्युटली. तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि पैसा कमाना है तो आप बहुत ज्यादा इनोवेशन ना करें, आप कट कॉपी पेस्ट करें. कट कॉपी पेस्ट आई डोंट थिंक वुड बी द राइट वर्ड. इनोवेशन का एक्चुअली अगर अपने डेफिनेशन समझे तो इनोवेशन इज नॉट कि आप कुछ इन्वेंशन करो. सो इन्वेंशन वुड बी यार कि कुछ नया बनाया जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता.
उसके अगेंस्ट लोग पेटेंट्स लेते हैं. बट इनोवेशन का एक्चुअली अगर अपनी डिक्शनरी से भी मतलब समझे तो इट इज मेकिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव. So innovation is not copy paste, but if you can, there is an existing solution to, or a product or a service, जिसको आप और efficient बना सकते हो और effective बना सकते हो, तो I think that can classify as a innovation. So ये जो आपने innovation को कहा है, इसमें और मैं जो कह रहा हूँ cut copy paste, तो मेरे पास में एक एग्जांपल ये है कि भाई what the person जिसका मैंने सुना था, वो ये बोलता कि आप एक ऐसी कंपनी पकड़ें जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, हाँ, जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज हो, और उसके एक ब्रांड को पकड़े और वो क्या करता है उसी को कॉपी कर दीजिए, एंड यू आर द बेस्ट. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, वहां क्या नए प्रोडक्ट्स आए हैं, उसको उठाइए और उसको यहाँ कॉपी कर लीजिए. व्हाट इज जोमैटो? No, so I think Manish, we are copying. What is Flipkart? It's a copy of Amazon. Yeah, I wouldn't really say copy. Of course, they spot trends. मतलब एक entrepreneur को जब अपना एक business चालू करना होता है तो वो बहुत सारी चीजें देखता है, explore करता है ideas कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, मैं क्या. But every geography is very very different. मतलब आज इंडिया में अगर आपको Amazon जैसा कुछ build करना है, आज अगर Flipkart उसने बनाया है, तो he must have not copied, so many. He must have done so many things differently than Amazon did. Because इंडिया में वो चीज चलेगी नहीं जो Amazon US में कर रही है. So, as an entrepreneur, you should not have this ideology, in my opinion. See, I could be totally wrong, but in my ideology, we should not have the mindset of copy-paste, but we should have the mindset of, let's say, bringing in good innovations from across. मतलब आप अलग-अलग चीजें पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, फिर आपको लगता है यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल सकता है, but उसको आपको फिर रिवाइज करना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू योर ज्योग्राफी. अब इंडिया भी बहुत मैसिव है. आपको आज जो चीज गुजरात में अगर बेचनी है वो शायद महाराष्ट्र में नहीं चले, वो शायद आंध्र प्रदेश में ना चले, तो आपको यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योर प्रोडक्ट. एवरी टॉप कंपनी दैट आई नो, दे कॉन्स्टेंटली वर्क कि ये ज्योग्राफी में ये चलेगा, ये ज्योग्राफी में ये नहीं चलेगा. सो वी कैन से दैट एवरी कंपनी इज अपने आप में एक केस स्टडी है. 100%. और वो हर केस स्टडी को अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है. 100%. 110%. मैं आपको एक एग्जांपल मतलब कॉपी पेस्ट हो ही नहीं सकता. आप सोचो यार, Amazon की जो ऑपरेशंस होगी या जो वो लोग कर रहे हैं वो फ्लिपकार्ट कॉपी कैसे करेगी. मतलब ऑफ कोर्स कुछ चीजें दे कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम, बट ऑब्वियसली दे विल हैव टू डू सो मेनी अदर थिंग्स डिफरेंटली फॉर देम टू सक्सीड इन इंडिया. पर अगर मैं बाहर से बैठा हूँ, हाँ, और मैं आज देखता हूँ, तो मेरे लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट में फर्क क्या है? दोनों ही एक प्लेटफॉर्म है और दोनों ही सारा माल बेच रहे हैं. हाँ, मतलब बट और दोनों ही डिलीवरी कर रहे हैं और दोनों ही वही चीज कर रहे हैं, और आज के 90% प्रोडक्ट्स आर सेम. हाँ, राइट. बट बैकएंड पे द डिफरेंशिएशन वुड कम फ्रॉम द बैकएंड. जो उनकी तैयारी, जो उनका सप्लायर वेंडर रिलेशंस होता है, उन पे जो मार्जिन्स वो लोग देते हैं, जो उनका वेयरहाउसिंग स्ट्रक्चर होता है, जो उसके पीछे की चीजें होती है. सामने तो एज अ कंज्यूमर तो you'll only see a portal, right? But what goes really behind the screen is so many endless number of operations, which is your warehousing, to your contracts, to your suppliers, to your vendors. There's so many things. So I think things you need to. अभी एक केस आया था शार्क टैंक के अंदर में, पानी की बोतलें बना रहा है, बिस्लरी की जैसी बना रहा है, और एकदम लेमन कॉपी करता है, और बिस्लरी और किनले के सामने माल बेचता है. और इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है शार्क टैंक के अंदर में. आपने वो केस नहीं, I have not seen this case study. तो वो भी कट कॉपी पेस्ट का एक अच्छा एग्जांपल तो है ही है. मतलब आई एम श्योर उसमें कुछ ना कुछ तो उसने ट्राई किया होगा अलग. इफ इन्वेस्टर्स हैव बैक देम, या तो उसका नॉट जस्ट प्रोडक्ट. सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड इनोवेशन इज नॉट जस्ट इन प्रोडक्ट, इट कैन बी इन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो. जिस तरीके से अपना माल बेच रहा है वो शायद एक वेंडिंग मशीन, जस्ट ए वाइल्ड एग्जांपल, वो पानी अपना वेंडिंग मशीन के थ्रू बेच रहा है, वो पानी एयरपोर्ट्स पे अलग से बेच रहा है, उसकी पैकेजिंग अलग है. सो इनोवेशन इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसका पैकेजिंग हो सकता है, उसकी प्राइसिंग हो सकती है. सो इनोवेशन कुड बी इन एनी फॉर्म. और ये इस इनोवेशन को लेके ही मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सी कंपनी आपको अभी तक आपने इतने इन्वेस्ट किए हैं या कुछ जगहों पे आपने मोर देन 1000 कंपनी को स्टडी किया होगा? हाँ, आई एम श्योर. मतलब probably more than that, right? Like me and my team collectively, I think we've. So कौन सी एक ऐसी कंपनी है जिसपे आपका लगता है यार this will go more than 10x, maybe शायद 100x? ऐसा कौन सा इनोवेशन है या ऐसी कौन सी कंपनी? बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है कॉल्ड Emotrad. हमने बहुत ही अर्ली स्टेज, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर्स इन द कंपनी. मतलब कंपनी आई थिंक टोटल 15 crores रुपया, 15 crores they were raising in the first round, which was the first round in in the funding scape.
तो उनमें हमने वी वर द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इनटू दैट कंपनी. उसके बाद कंपनी हैज रेज्ड राउंड्स फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी. दे हैव रेज्ड मोर देन 200 crores ऑफ कैपिटल क्यूमुलेटिवली. सो आई थिंक दिस कंपनी, यू नो, वी हैव द E-Motrad करके ये कंपनी है. E-Motrad. They build they supply premium e-bikes when I say जो साइकिल्स होती है वो आप साइकिल की तरह पेडल भी कर सकते हैं and you can ride it as a bike also with the electric motor. And now the valuation for the company is? It's upwards of 500-600 crores. So आपका तो पैसा बन गया होगा आज 15 करोड़ का 500 करोड़, मतलब कितना वैल्यूएशन हो गया भैया? थोड़ा कोई गिन के बता दो यार, अपने तो कैलकुलेटर बंद हो जाएंगे. नहीं, वैल्यूएशन 15 करोड़ नहीं थी. 15 करोड़ रुपया they were raising total 15 crores at X valuation. और वो obviously see it's a journey. It's a long term journey. हम लोग we'll stay invested in that company for another few years now. ऐसा नहीं है कि हम exit ले लेंगे. तो I think capital is yet to be made. Wow, great. और ऐसा कोई इनोवेशन है जो एकदम दिल को छू गया हो, या ऐसी कोई कंपनी है जो ह्यूमैनिटी पे भी काम कर रही है, सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है? एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी, इनफैक्ट सूरत की वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन रन्स इट, कॉल्ड Decode Age. Decode Age. They were one of the first companies in India to launch a longevity-based nutraceuticals. In fact, not just nutraceuticals, they tried to develop certain testing, equipments जिनसे वो आपका DNA टेस्ट करके they can predict कि आपको क्या लाइफस्टाइल डिसीजेस इवेंचुअली हो सकती है, क्या क्रॉनिकल डिसीजेस आपको इवेंचुअली हो सकती है. तो आई थिंक दिस कंपनी हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ लॉन्जेविटी, जो कोई सोच भी नहीं सकता. जो सबसे ज्यादा लॉन्जेविटी की अगर अपने कोई बात करता है तो यूएस ही बात करते हैं आज के दिन में. तो ऐसे टॉपिक पे, ऐसे बिजनेस, ऐसे आइडिया पे आई थिंक टू वर्क ऑन दैट एंड टू बिल्ड सच. इनफैक्ट दिस कंपनी वाज आल्सो ऑन शार्क टैंक. और अनुपम मित्तल ने इन्वेस्ट भी किया था इस कंपनी में. Isn't it so early for them to hear for India, because अभी तक इतना ज्यादा बात इस सब्जेक्ट के ऊपर में इंडिया में हुआ नहीं है, बट दिस कंपनी इज ग्रोइंग ड्रास्टिकली. और मतलब हम लोग ने जब कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब कंपनी का रेवेन्यू वाज नेग्लिजिबल, बट नाउ द कंपनी हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली. तो ये गांव खेड़े के लिए कैसे काम आ रहा है? ये गांव खेड़े के लिए तो काम नहीं है, बट आई एम टॉकिंग ओवरऑल इनोवेशन. मतलब ये गांव के लिए तो नहीं, ऑब्वियसली द न्यूट्रास्यूटिकल्स आर एक्सपेंसिव, तो ये दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, बट दिस इज एन इनोवेशन. एक कॉन्सेप्ट पे मैं आया था, मैं जब स्टडी कर रहा था कि इनोवेशन, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ गया है. ये और वेंचर कैपिटलिस्ट में फर्क कैसे है? So NBFCs largely क्या होते हैं basically, they are again they give debt investments. जैसे venture capital funds they give equity investments. NBFCs भी एक तरीके से banks होते हैं, but वो private banks होते हैं. प्राइवेटली हेल्ड बैंक्स होते हैं एक तरीके से, सॉर्ट ऑफ लेमन में अगर मैं समझाऊं, प्राइवेटली हेल्ड बैंक्स होते हैं. तो उनका भी लार्जली रोल ये होता है कि वो लोग कैपिटल फंड करेंगे, बट वो लोग डेट देंगे एट अ वेरी हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अगेन एनबीएफसी भी रिस्क बेयर करती है. आज एनबीएफसी को एक बिजनेस लोन देना है, जहां पे एक बैंक बिजनेस लोन नहीं दे सकती है, उधर एक एनबीएफसी बिजनेस लोन दे सकती है. अगर बैंक लेट्स से 12% पे लोन देगी तो एनबीएफसी शायद 20-24% पे लोन देगी. तो वो फर्क है. बट एनबीएफसी is very different from venture capital. So loan company NBFC भी sort of loan category में आता. Completely is that. हम अब एक जगह पे मुझे थोड़ा सा ये एकदम पूछना है कि देयर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत अजीब सी आती है, 1000 करोड़ 5000 करोड़, और देखा जाए तो उस समय पे हमें मतलब हजम नहीं होता ये बात. अब इसे हजम कैसे करें? बिकॉज एक कंपनी सूरत की है, अभी मुझे नहीं पता उनका करंट स्टेटस क्या है, और दे वर इनटू गेम्स एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्रामिंग. सो दे हैड अरीना जहां पे हर किस्म की गेम्स हैं, हाई एंड, लो एंड, समथिंग लाइक बॉक्स क्रिकेट एंड बॉलिंग एंड एवरीथिंग, along with restaurants and everything. And they created a company and that they valuated and they raised fund at 1400 crore. And we were like, ये पूरा सेटअप 10 करोड़ में आ जाएगा, 1400 करोड़ किस बात का, इतना वैल्यूएशन क्यों? सो ये वैल्यूएशन पहले तो निकलती कैसे है, और ये हाई वैल्यूएशंस का जजमेंट लिया कैसे? तो आई थिंक सबसे पहले जो मैंने पहले अपने कॉन्वर्सेशन में हाईलाइट किया था कि वैल्यूएशन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, योर रेवेन्यू, योर एसेट, योर मार्जिन्स, योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. तो वो सब बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनता है. एक तो ये वैल्यूएशन डिराइव करने का तरीका है. सेकंड, वैल्यूएशन एक्चुअली वैलिडेट कैसे होती है. आज एक कंपनी कोई भी बोल दे यार मैं 1000 करोड़ की वैल्यूएशन है मेरी कंपनी की, दैट डजंट मीन ही इज वैल्यूड एट 1000 करोड़ until unless there is a institutional accredited investor. मतलब जब तक एक
इन्वेस्टर जो एक्रीडेटेड है, जो इंस्टीट्यूशनल है इन दैट सेंस, जब तक वो वैलिडेट नहीं करता तब तक वो दैट डज नॉट बिकम योर वैल्यूएशन। और उस वैल्यूएशन पे उसने इन्वेस्ट की हो तो हाँ, उस वैल्यूएशन पे कंपनी में पैसा अकाउंट में आना चाहिए कि 1400 करोड़ एमसीए पे फाइल किया है, कि 1400 करोड़ फाइलिंग हुई है, उसके अगेंस्ट इतने शेयर्स कंपनी में डाइल्यूट हुए हैं और वो शेयर्स इन्वेस्टर को जाके मिले। बट विद दैट बीइंग सेड, ऑब्वियसली लूपहोल्स हर इकोसिस्टम में होता है, तो अब जो जहां पे आपको अगर प्रूव करना ही है 1400 करोड़ की वैल्यूएशन है, हाँ. तो वो तो मैं कोई भी तरीके से कर सकता हूं यार, मैं अपने क्लोज फ्रेंड को बोल दूंगा कि यार तू 1400 करोड़ पे पैसा लगा दे, हाँ. बट दैट डजंट मीन योर वैल्यू एट 1400 करोड़, तो उसका एग्जिट ही नहीं है। लिक्विडिटी कैसे करोगे आप 1400 करोड़ की? आज आपने बोल भी दिया कि मेरी वैल्यूएशन 1400 करोड़ है, तो आप उस चीज को इनकैश कैसे करोगे? तो तो अल्टीमेटली ये वैल्यूएशन पहले निकलती जो है, तो लाइक अभी कोई आया कि मैंने 10 करोड़ की सेल की है लास्ट ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर आई हैव डन अ 10 करोड़ सेल, तो उसकी वैल्यूएशन मिनिमाइज कितनी, 50 करोड़ की? नहीं, सो वही अगेन लाइक आई सेड, कोई भी सेट फॉर्मूला नहीं है मनीष भैया। इसमें अपने को ऐसा लगता है कि यार फॉर्मूला होगा कि यार इसका सेल इतना है तो इतना वैल्यूएशन मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। एक कंपनी जिसका 10 करोड़ का सेल है, दूसरी कंपनी सिमिलर स्पेस, दोनों का 10 करोड़ का सेल हो सकता है, बट एक को 50 करोड़ की वैल्यूएशन मिल सकती है, एक को वैल्यूएशन मिल ही नहीं सकती। यू नो, दैट इज प्योरली बेसिस ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपके पास इन्वेस्टर है, आपके पास कैपिटल आप लेके आ सकते हो, तो आप वैल्यूएशन अपनी बना सकते हो। बट विद दैट बीइंग सेड, वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है, ट्रांजैक्शन कंपेरेबल मेथड होता है। तो आपको अगर एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड निकालना हो, लेट्स से एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, एक फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट को अगर आपको वैल्यूएशन निकालनी है, तो आपको इंडस्ट्री में, आपको मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएगी जो फूड बेच रही है, जिसका 10-20 करोड़ का सेल है, तो उनकी क्या वैल्यूएशन है। मान लीजिए एग्जाम्पल, मार्केट में एक और कंपनी है जो फूड प्रोडक्ट बेच रही है, उसका 20 करोड़ का सेल है और उसकी वैल्यूएशन 50 करोड़ है, तो अपने को एक आइडिया मोटा मोटी की 2.5 टाइम्स उसका रेवेन्यू का वैल्यूएशन निकल चुका है। तो वो सिमिलरली विल स्टडी द इंडस्ट्री, एक जो रजिस्टर्ड वैल्यू हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, बस दैट्स एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है। बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी बहुत सारे, बट वो 1% ये होते हैं जो आउटलायर्स होते हैं, जिनको एक्सेस वैल्यूएशन मिलता है, बिकॉज उनके पास कैपिटल भी उतना आ रहा है, उनके पास कैपिटल उतना आ रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है कि वो आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा फोड़ सकते हैं। तो आई थिंक देयर इज नो सेट फॉर्मूला हियर, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंपनी टू कंपनी। एंड ऐसा भी एक केस आया है कि बहुत अच्छा इनोवेशन लेके आए, बहुत ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट लेके आए, और अभी उन्होंने जिस प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सेल के नाम पे कुछ भी नहीं है, राइट, और 100 करोड़ 200 करोड़ का वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट होता मिल जाता है मनीष भाई, इसमें इट्स अ रियलिटी, यू नो, वी सीइंग दिस रियलिटी। तो व्हाई दे गेट सो मच, मतलब आर दे इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर? they have supply of capital with them, they're investing into the future, they can prove to an investor, एक जो बड़ा इन्वेस्टर बैठा है, एक बड़ा फंड बैठा है जिसके पास 1000 करोड़ का फंड है, अब वो उस फंड को अगर प्रूव कर सकता है कि मैं ये बिजनेस को 1000 करोड़ का बिजनेस बनाऊंगा, तो यू बैक मी। So it's all about convincing the investor? It's about sort of in that sense. कि मैंने उसको बेवकूफ बना के, देखो आज वो तो हर इंडस्ट्री में होता है, आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो, बट इट्स नॉट दैट इजी टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर कोई कंपनी को 100 करोड़ की वैल्यूएशन मिली है एट अ वेरी अर्ली स्टेज, आई एम 199% केस होगा कि वो फाउंडर बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री से होगा, वो फाउंडर कोई बहुत बड़ा एक्स कंपनी ऑलरेडी या तो अपनी स्टार्टअप $multi-million में बेच चुका है, या तो वो एक्स कोई बहुत बड़े कंपनी का सीईओ रह चुका है, मतलब उसकी ऐसी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री होगी, तब वो जाके बड़े इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस है। आज बड़े इन्वेस्टर्स यार 1000 करोड़ का कोई फंड लेके बैठा है, तो वो फ्री में तो फंड बैठ नहीं रहा है, उसके पास टीम है रिसर्च के लिए, उसके पास लोग हैं, उसकी स्टडी। 99% केसेस मैंने जितने सुने हैं जिनको इतनी बड़ी वैल्यूएशंस मिली एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द कंपनी हैज बीन फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। सो देयर इज अ फाउंडर स्ट्रॉन्ग है, तो उसके ऊपर बेट किया गया है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, आपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्टार इन्वेस्टर्स के साथ में काम किया है, अमन गुप्ता हो या पीयूष बंसल हो या अनुपम मित्तल हो, you have been like in touch with all of them. I mean, yeah, we've been very fortunate कि हम लोग इनफैक्ट, क्योंकि सूरत में बहुत बड़ा इवेंट करते हैं, हम लोग लास्ट 3 साल से इवेंट कर रहे हैं कॉल्ड 21/72 सूरत स्टार्टअप समिट। तो इनफैक्ट ये इवेंट हमने 2022 में कंसेप्चुअलाइज किया था। द आइडिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता था अलग अलग इवेंट्स के, तो जब मैं सूरत वापस आया लंदन से पढ़ के, तो देयर वाज नो इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स हियर, यू नो, बहुत ही लिमिटेड हैंडफुल ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स थे, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टार्टअप्स थे। तो मेरे को एक विजन था कि यार मेरे को सूरत को ना एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाना है, तो और मेरे को जितने भी स्टार्टअप इकोसिस्टम के लोग हैं, इन्वेस्टर्स है, वो वीसी फंड्स है, गवर्नमेंट है, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स है, उन सबको 2.5-3 दिन के लिए एक रूफ में लेके आना है, सो दैट देयर इज अ कोलैबोरेशन हैपनिंग, देयर इज लर्निंग हैपनिंग, देयर इज
को क्रिएशन हैपनिंग. तो उसके लिए हमने 2022 में ये समिट कंसेप्चुअलाइज किया. अब हम लोग वी हैव बीन फॉर्चुनेट कि हम लोग ने 3 सीजन्स समिट के हम लोग कर चुके हैं, जिसमें अमन गुप्ता हो गए फ्रॉम शार्क टैंक, who's been to our event, अनुपम मित्तल हो गए, गजल अलग हो गए, राज शमानी हो गए. इनका माइंडसेट क्या, मुझे पहले इसके बारे में बताइए. I think you know they think very differently. मतलब आज उनसे क्या first फर्क thing है? जो मेरे को Let's सबसे talk ज्यादा about अमन इंस्पायर गुप्ता करती है ना, first. अमन गुप्ता से जो मेरे को सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है उसकी ह्यूमिलिटी. And the first time when I met him, मतलब despite of reaching such an height, you know, being on Shark Tank India, the kind of humility that he brings to the table, the kind of humility with he speaks to people, I think is amazing. And then on the contrary, Anupam Mittal is little I think bit Anupam Mittal, his business acumen is solid. भाई मतलब हम लोग we spoke to him for hours about business, and he is a future trend spotter. मतलब he knows what's happening around the world. क्या you know worldwide क्या नए trends चल रहे हैं, क्या innovations चल रहे हैं. So I think he's very sharp with his business acumen. इन स्टार में से मैंने तो सिर्फ 2 नाम लिए, but there are like around more than 10-20. In fact हमारे इवेंट पे we you know every year 10,000 से भी ज्यादा लोग अटेंड करते हैं. हाँ, 100 से भी ज्यादा that I have capital seen. funds I आते have been हैं. part of it. तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था, इनमें से किसी एक इन्वेस्टर के साथ अगर आपको फाउंडर बनाना है आपकी कभी कोई कंपनी के अंदर में, इट कैन बी वेंचर कैपिटलिस्ट और ये कोई इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपनी खुद की कंपनी कोई खोले प्रोडक्ट बेस के ऊपर में या टेक बेस के ऊपर में, तो किसको लेना चाहेंगे आप? I think it's a dream ki, you know, if you can partner with, you know, people like Aman Gupta या अनुपम मित्तल, but yeah, definitely I think. मेरे को एक नाम चाहिए कि किस बंदे के साथ या किस इन्वेस्टर या किस बड़े स्टार के साथ आप वो कंपनी खोलना चाहेंगे. जस्ट हाइपोथेटिकल, बट फिर भी. I think Anupam Mittal would be a And good. why? I think, like I mentioned, his business acumen. I think वो his foresightedness, you know, जो long term vision, वो देख सकते हैं ना कि यार 10 साल बाद या 5 साल बाद क्या चेंज हो सकता है. So it was great meeting you. Likewise, मतलब बातें करने का अंत ही नहीं है. अगर डिटेल में जाऊं तो मैं एक एक कंपनी के ऊपर में एक एक पॉडकास्ट क्रिएट कर सकता हूं आपके साथ. बट दिस वाज लाइक जस्ट एन इनसाइटर अबाउट व्हाट नाउ दिस वर्ल्ड इज. स्टार्टअप में क्या होता है, शार्क टैंक में क्या होता है, पैसे कैसे आते हैं, लोगों को ट्रस्ट में कैसे लाना है, और एक एक सब्जेक्ट के ऊपर में एक एक किताब लिखी जा सकती है. सो इतना सारा तो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे. वी विल गो मोर डीपर टू यू. सेकंड टाइम आपको बुलाऊंगा. एंड आपके इवेंट के लिए बहुत बहुत बधाइयां इन एडवांस में भी. और आई थिंक नाउ यू विल बी गोइंग टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ योर एग्जीबिशंस, राइट? सो और अभी भी शादी भी हुई है, तो बहुत जल्दी दोनों ही दिशाओं के अंदर में आपकी तरक्कियां बढ़े. एंड दैट्स व्हाट आर हिज. All lovely, speaking of energy, mind blowing. You Thank keep you, a different energy. means a lot coming from you. Thank you for supporting us. So आपकी वजह से, you know, I'm also youth, so I think it is very important. मैं in fact बहुत बोलता हूँ कि यार, you know, जो combination of एक wisdom, जो, you know, people with experience of let's say 10 years, 15 years, and people like us who are just thriving in their career, जो अभी just निकल रहे हैं अपने, you know, early 20s में बोल दूँ या just before 30s. So I think उनका combination एक बहुत solid है, because you know people with experience bring wisdom and people with, you know, at our age bring energy. I will be very much honored कि मैं आपके साथ में कुछ कर पाऊँ towards any part of the your company and also for the humanity. हम कुछ अलग कर पाएंगे और we'll work on that. पर तब तक के लिए this is Rachit Pora from the world of startup. Very energetic, very highly क्या बोलते हैं, enthusiastic, never stay at one place. बस करते रहो, सीखते रहो, भागते रहो, करते रहो, and never tired. कभी थकता ही नहीं है भाई. तो this is what I learned. सीखते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, नया नया ढूंढते जाओ, and this can be your career for you too. So that's what is Rachit for us. Thank you very much. Thank you, Manika.